हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ में नुपुर गुलाटी। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से हम लोग लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम है, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एनडीए में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उन सबको हम लोग करेंगे ईयर वाइज। अभी फिलहाल मैं 2020 का लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो एसएससी जेई की, साथ साथ में एमटीएस का एग्जाम है वो, और साथ साथ में एमएनएस। ये सारी सीरीज आपकी कॉन्टिन्यूस चलेगी। अभी मैं स्टार्ट करी हूँ तो एक एक वीडियो के साथ पर डे पे स्टार्ट करी हूँ, फिर रेगुलर 3 to 4 वीडियोज आपकी हर एग्जाम के अंदर डाल दूंगी, क्योंकि आप लोग के एग्जाम अप्रैल और मार्च में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। उससे पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब अभी तक जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्क्रीन पर आप लोगों के पास में नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर कोई डाउट आता है तो। फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आपको सेम नाम से पेज मिल जाएगा। टेलीग्राम के पेज पर सारे नोट्स रखे हैं, आप इजीली जाकर सारे नोट्स को ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया था 2020 के एग्जाम में वो था कि भैया चौक और जो मार्बल होते हैं वो किसकी डिफरेंट फॉर्म होती है। चौक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ, चौक और मार्बल किसका डिफरेंट फॉर्म होता है। तो चौक एंड मार्बल डिफरेंट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट दोनों बनाते हैं, चौक भी बनाता है और मार्बल भी बनाता है। सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन शेल इज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन शेल में कितने हैं। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई हमारे पास इतने मतलब न्यूट्रॉन है बीच में और प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, उनमें रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, वो सब कहानी हमको रदरफोर्ड ने सुनाई थी। फिर हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर, इन्होंने एनर्जी शेल्स बताई थी। इन्होंने क्या बताया, KLMN, और इसको निकालने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था, 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। अब कैसे निकालेंगे, K शेल होती है 1, L शेल होती है 2, M थर्ड शेल है, N फोर्थ शेल है। बस n की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, पहले में आ गया 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 रखो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 18, एन में लगाओ 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32। तो एन शेल में कितने हैं अब आपके पास में, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, दैट इज 32। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एन शेल में पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एन शेल में 32 है, इसलिए ऑप्शन सही हो गया डी। विनेगर, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज, विनेगर को किस नाम से जानते हैं, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। विनेगर इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए। ये इथेनोइक है, मिथेनोइक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इथेनोइक और मिथेनोइक में, 2 कार्बन है एक और ये दूसरा, इसलिए इथेनोइक है। मिथेनोइक होता है HCOOH, ये मिथेनोइक है। तो इसका फॉर्मूला है CH3COOH। A liquid is kept in a glass beaker. Which one of the following statement is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of a beaker? एक लिक्विड को कांच के एक बीकर में रख दिया, उसके अंदर क्या किया गया, उसके अंदर देखा गया कि भैया जो लिक्विड के अंदर जो कॉलम है उसमें कितना प्रेशर आ रहा है, बेस ऑफ बीकर से नीचे से कितना प्रेशर आ रहा है।
तो ये देखा गया। अब जो ऑप्शन दिया उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है? द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। एरिया पर डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना आएगा। दूसरा, डिपेंड करता है कि लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है। तीसरा, डेंसिटी और लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर ना एरिया पे डिपेंड करता है, ना बेस पे डिपेंड करता है, ना हाइट पे डिपेंड करता है। तो भैया ये तो गलत हो गया, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। वो पूछ ही रहा है डिपेंड करता है, बताओ। तो पहले ही बोल रहा है नहीं करता, ये भी बोल रहा है नहीं करता। अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो अब बात आ गई दो पे, एरिया या फिर हाइट। तो ये डिपेंड करता है बेटा हाइट पर। कॉलम की हाइट कितनी है, जितनी ज्यादा हाइट होगी प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बताओ बायोमास क्या होता है? किसी भी पड़े हुए सामान में, किसी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस के अंदर पाया जाने वाला, किसी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस में पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका वेट, दैट इज बायोमास। तो बायोमास रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का है या नहीं है? गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन काउ डंग, क्रॉप रेजिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज आर अलाउड टू डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। गोबर गैस तब बनती है जब हम सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को जमीन में डाल दें और ऑक्सीजन का एब्सेंस दे दें, तो उससे बनने शुरू हो जाती है। तीसरा है बायोगैस जनरेशन रिड्यूस सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। बायोगैस क्या करता है? सॉइल को और वाटर पॉल्यूशन को कम कर देता है। तीसरा, हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो। बायोगैस की हीटिंग कैपेसिटी लो होती है, नहीं, बायोगैस की हीटिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। सॉरी, बायोगैस की हीटिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है। इसके अंदर से निकलने वाली मीथेन गैस की हीटिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। बायोगैस जो बनता है वो वाटर पॉल्यूशन को, ऑब्वियसली सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को कम करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में, और फिर इनऑर्गेनिक को आयंस में, सो दैट की जो मिट्टी है वो इसको ले सके। तो इसका करेक्ट आंसर इज कि भैया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वो डी है, क्योंकि बायोगैस का जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो लो नहीं होती, दैट इज वेरी हाई। इससे निकलने वाली मीथेन गैस की भी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होता है? प्रोकैरियोट यूकैरियोट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं होती। भाई न्यूक्लियस के अंदर पाया जाना है डीएनए, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो डीएनए इस तरीके से पूरा गुंजल है, ठीक है। ये अनडिफाइंड रीजन, क्योंकि इसके पास तो मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो ये अनडिफाइंड सा रीजन है। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इस रीजन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोइड। दैट रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल्स? इनमें से किसके पास में डेड सेल्स होते हैं? देखो, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, कंप्लीट बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। फिर जो एपिडर्मिस होती है वो प्रोटेक्शन देती है। अगर ये बिल्कुल डेड होंगे तो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। सेल के परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड लिविंग सेल्स। जीवित कोशिका होती है, न्यूली फॉर्म्ड होते हैं। ये सेल्स कैसे होते हैं? इस तरीके से, इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है, इनके पास में किसी भी तरीके की डेड या केमिकल कवर नहीं करता है इसको। फिर आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा थोड़े से थिक हो जाता है। थिक क्यों होता है? लिग्निन की वजह से। इसमें लिग्निन आने लगता है और ये थिक हो जाता है, और पिट कम हो जाता है। पिट मतलब ये खाली जगह कम होने लग जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है? पिट्स आने लग जाते हैं और बीच बीच में जगह कम हो जाती है। और स्क्लेरेन्काइमा इज कंप्लीटली डेड सेल्स। और डेड सेल्स कैसे होते हैं भाई? ये छोटा सा सेल होता है और इसके पास में इतना सारा, इतना बड़ा सा क्या होता है? इतना बड़ा सा इसके पास में वो वाला एरिया होता है जो लिग्निन है, जिसकी वजह से ये डेड हो जाता है।
ठीक, आगे चलें तो करेक्ट आंसर इज डी, स्क्लेरेन्काइमा। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज कहां पर नहीं पाया जाता? कार्टिलेज हमारे को कहाँ नहीं पाया जाता? लैरिंग्स, ये वाला नोज का हिस्सा, ये ईयर का ये हिस्सा, और यूरिनरी ब्लैडर। तो कार्टिलेज कहाँ नहीं होता? कार्टिलेज हमारा यूरिनरी ब्लैडर में नहीं होता क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कार्टिलेज नहीं है, मस्कुलर है। ये पूरा कार्टिलेज है, नोज का ये हिस्सा कार्टिलेज है। गले में लैरिंग्स पाए जाते हैं जो जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, आवाज यहां से निकलती है, इसमें भी कार्टिलेज पाया जाता है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनती है? हमारी आंख के पीछे एक पर्दा होता है, पर्दे के जैसा होता है। जैसे आप मूवी चलाते हो ना, मूवी चलाते हो तो क्या होता है? इमेज बनती है। इसी तरीके से आंख के पीछे एक पर्दा होता है जिस पर्दे का नाम होता है रेटिना। इस रेटिना पर इमेज बनती है उल्टी, इन्वर्टेड। क्योंकि उल्टी इमेज बनती है इसलिए हम उस चीज को सीधा देख सकते हैं। अगर आप मेरे सामने खड़े हो और अगर आप मुझे सीधे नजर आ रहे हैं तो आपकी इमेज मेरी आंख में उल्टी बन रही होगी, इसलिए आप मुझे सीधे नजर आ रहे हैं। Which one of the following is not a component of human male reproductive organ? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या नहीं आता? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सर्विक्स नहीं आता, यूरेथ्रा आता है, सेमिनल वेसिकल आता है, वास डिफरेंस आता है मेल में, ये भी मेल में आता है, ये भी मेल में आता है, ये भी मेल में आता है। सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अच्छा, ये साइन होता है फीमेल का, ये साइन होता है मेल का। ये क्या होता है? सर्विक्स विजाइना के ऊपर एक ऐसा एरिया होता है जहां से बच्चा बाहर निकलता है, इसको सर्विक्स बोलते हैं। Which one of the following is not a reason of decrease in biodiversity? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमारे पास वनस्पतियां, ऐसी कौन सा है जिसकी वजह से ये सब लोग कम होते जा रहे हैं? तो कौन सा इसमें से रीजन नहीं है? सबसे पहला बोलता है डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? फॉरेस्ट को काटना, डी मतलब डिलीशन, फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो फॉरेस्ट को काटना इज डिफॉरेस्टेशन। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, भाई जो भी फॉरेस्ट बना रहा है, जैसे लकड़ी दे रहा है, तो उस लकड़ी का इस्तेमाल गलत तरीके से करना, ज्यादा करना, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेंटेनिंग सेकर्ड ग्रूव्स, सेकर्ड ग्रूव्स बनाने से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज नहीं होती। सेकर्ड ग्रूव्स मतलब वो एरिया जहां पर इनको बचाया जा सके, वो एरिया बनाने से इम्यूनिटी डिक्रीज नहीं होती है। अच्छा, एनक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया में जा जाकर चीजों को खराब करना, अपने हिसाब से बदलना, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। Which one of the following is the largest composition in biogas? बायोगैस में सबसे ज्यादा पाया जाने वाली चीज क्या है? कॉम्पोजिशन किसकी ज्यादा है बायोगैस में? दैट इज मीथेन गैस। बायोगैस जब भी बनेगी तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाली चीज इज मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। एट नियरली 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री पर सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज किया गया, जिसकी वजह से ये बेकरी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो डिकम्पोज हो रहा है प्रोडक्ट, वो सोडियम बाइकार्बोनेट, द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, वो सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से है। तो वो ऐसा क्या कंपाउंड है जो फॉर्म हो रहा है? मतलब हम लोग ऐसा सोडियम बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल करके हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज होता जा रहा है, और डिकम्पोज हो रहा है, और उससे क्या बन रहा है? जब भी कभी डिकम्पोज होता है तो उसे सबसे ज्यादा मात्रा में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग सभी ने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा। अब ये मत बोलना मैम हम उस जमाने के नहीं है। आप लोग सभी ने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा। चेरी हो गया, ये तो जेरी था। भूख लग रही हो ना तो जेरी भी चेरी हो जाता है। चलो, टॉम एंड जेरी कार्टून हम लोग सब देखते हैं। आपने देखा होगा उसमें एक चीज आता है,
इस तरीके का चीज क्यूब्स होती है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे। दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं स्विस चीज। हमारे पास तो ऐसा चीज नहीं आता, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, इसीलिए। छोले भटूरे खाते हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है। आई एम सो सॉरी। इसके अलावा आप लोग केक खाते हैं, इडली खाते हैं, उन सब में यही सेम चीज डलती है, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है, डिकम्पोज होने लगता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। इन सब का आंसर है ए। जिप्सम पे क्वेश्चन 1000 बार आता है। CSO4 into 2H2O 1000 बार इस पे क्वेश्चन मिलेगा। Na2CO3 into 10H2O, CuSO4 into 5H2O। तो इस पे आपको बहुत बारी क्वेश्चन मिलेगा। जिप्सम पे क्वेश्चन इस तरीके का बहुत आया, कई बार आता है जिप्सम में जो वाटर कंटेंट है और POP में जो वाटर कंटेंट है उसका रेशियो बताओ। तो जिप्सम एक ऐसा है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कॉपर सल्फेट में जो पाया जाता है मॉलिक्यूल वाटर के, वो 5 होते हैं, सोडियम कार्बोनेट में 10 होते हैं, और जिप्सम में 2 होते हैं। इसका ध्यान रखना, जिप्सम का खास करके। ठीक है, Which one of the following is correct sequence of change in color when turmeric strain on white clothes is scrubbed by soap and then washed with the water? अगर हल्दी गिर जाती है सफेद कपड़ों पर, जब हम उसे धोते हैं, उसका कलर किस किस तरीके से चेंज होता है, ये बताइए। कपड़ा धोकर देखिएगा कैसा होता है। टर्मरिक है, आप सोप लगा रहे हो, सोप बेसिक है। कोई भी चीज जब बेस होती है तो वो क्या करती है, उसके कलर को क्या करेगी, चेंज करेगी। हल्दी और सोप मिलेगा तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा। जब भी कभी आप हल्दी धोने के लिए जाएंगे तो वो पहले येलो होगी, फिर वो रेडिश ब्राउन होगी, फिर वो येलो होगी, ब्लू नहीं होती। बेस लग रहा है इसलिए ब्लू नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि हल्दी भी तो है उसमें। कलर तो हल्दी का चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ बेस। तो हल्दी का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, उसके बाद से फिर येलो हो जाता है। जब आप उस पर साबुन लगाओगे तो आपको वो रेडिश रेडिश सा दिखाई देगा, जब आप उसे फिर से धोकर सुखा दोगे फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा येलो के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर इज येलो। ठीक, आज के लिए इतना ही। ये 2020 के क्वेश्चंस थे, इसका था पार्ट 1। ऐसे ही 2020 में आए हुए सभी क्वेश्चन को हम पहले करेंगे, फिर 2019 एंड सो ऑन। हम लोग सारे NDA जितने भी आप लोग के एग्जाम है, पर अभी फिलहाल जो रिसेंटली मैं आपको कवर करवा रही हूँ वो NDA, MNS, SSC JE और SSC MTS, ये 4 पेपर मैं आपको कवर कराऊंगी इसके अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, सो दैट किसी का भी मिस ना हो, क्योंकि जब आप लोग ये बुक से करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं और हम फिर उस गलत क्वेश्चन को याद करके एग्जाम में बैठते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पूरा करेक्ट सीक्वेंस में करा करके यहाँ पर करा कर दूंगी। ठीक, तो चलिए फिलहाल क्लास को करते हैं फिनिश। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय एवरीवन।